हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलिट क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 का। पहले हमने पार्ट 1 किया था एमसीक्यूज़ का, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में आज हम एमसीक्यूज़ का पार्ट 2 लेके आए हैं, ठीक है ना। तो चलो, हम 18 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, अब है क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 की बात करें, देखो तीन चार्जेस हैं 4Q, Q एंड Q, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ, 3 चार्जेस आपको बड़ा परेशान करेंगे, ठीक है ना, लेकिन आज के बाद नहीं करेंगे। 4Q, कैपिटल Q एंड Q, ठीक है। आर बी प्लेस्ड इन ए स्ट्रेट लाइन में रख दिए गए ऑफ लेंथ L एट अ पॉइंट एट डिस्टेंस 0, L/2 और L। पहला चार्ज 0 पर है, दूसरा चार्ज L/2 पर है और तीसरा चार्ज L पर है। तो देखा जाए तो ये जो कैपिटल Q चार्ज है कहाँ है, आपने बोला ये चार्ज मिड पॉइंट पर है। तो इट मीन्स ये डिस्टेंस कितना L/2 और ये डिस्टेंस भी कितना L/2 और पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, पूरा डिस्टेंस है आपका L, ठीक है ना। चलो ठीक है, जितनी बात समझ में आती है दोबारा सुन लो। 3 चार्जेस 4Q, कैपिटल Q एंड Q आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ L एट अ पॉइंट एट डिस्टेंस 0, L/2 एंड L रेस्पेक्टिवली। ये 0 पे, ये L/2 पे और ये L पे, ठीक है। व्हाट शुड बी द Q क्या होना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन स्मॉल q टू बी 0। इस Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इस Q पर नेट फोर्स कितनी हो जाए। आपने बोला जी इस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। पहली बात, किसी पर नेट फोर्स 0 कब होती है, किसी पर नेट फोर्स 0 कब होती है। तो आप ये बोलोगे जी किसी पर नेट फोर्स 0 तब होती है जब उस पर कोई फोर्स लगाए ही ना। अच्छा, एक तरीका, या जी मान लो इस बॉडी पे मुझे नेट फोर्स 0 करनी है, तो इस पर कैसे होगी जी, इधर से भी कोई उतनी ही फोर्स लगा दे 10 न्यूटन और इधर भी कोई उतनी ही फोर्स लगा दे 10 न्यूटन। तो ये बॉडी कैसी हो गई, बैलेंस्ड फोर्स लगी है, तो इसमें नेट फोर्स कितनी हो गई, 0। तो सीधी सी बात है, अब ये चार्ज है स्मॉल q, इसके पास ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ठीक है भाई साहब। तो सीधी सी बात है, फोर्स तो लगेगी, और अगर फोर्स लगेगी तो आप ये तो कह नहीं सकते कि इस पर फोर्स 0 हो, अगर तो ही बॉडी, मतलब समझ रहे हो ना कि इस पर कोई फोर्स लगेगी ना तभी नेट 0 होगी। फोर्स तो इस पर लग चुकी तो इसका मतलब क्या होगा, इस पर जो फोर्स लगी है वो अनबैलेंस नहीं, बैलेंस फोर्स लगी है। समझे नहीं जी, आ जाओ। इस बॉडी पर इस वक्त कैसी फोर्स लगी है, बैलेंस। और अगर मैं इस पर 10 और लगा दूं तो अब कैसी, आप बोलोगे अनबैलेंस, क्योंकि इस 10 से ये 10 गया लेकिन ये 10 तो बचा रह गया ना। समझ में आ रही। लेकिन अगर हमको नेट फोर्स क्या चाहिए, अगर हमको नेट फोर्स चाहिए 0, तो इसका मतलब इस बॉडी पर जितनी फोर्स इधर को उतनी ही लगनी चाहिए इधर को। क्या आपको मेरी बात समझ में आई जी, आ गई बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि कम करेगा कौन, आ जाओ। मान लो 4Q ने इस पर, 4Q प्लस का है, देखो इसने बोला हुआ है 4Q जो है वो प्लस का चार्ज है। मान लो ये चार्ज भी प्लस का है, मान लो माइनस, मान लो कुछ ही मान लो जो तुम्हारा मन करे। तो इस वाले नंबर 1 वाले चार्ज ने, ये नंबर 2, ये नंबर 3 वाले को क्या किया, आप बोलोगे रिपेल किया तो इधर को फोर्स लगाई, हाँ है ना। और जो ये Q वाला है, इसे इस वाले छोटे Q को क्या करना पड़ेगा, आपने बोला अट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी भाई साहब बात बन पाएगी, हाँ है ना, तभी तो नेट फोर्स 0 होएगी। चलो ठीक है, तो इट मीन्स ये कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि इसका मतलब 1 और 3 के बीच की फोर्स, 1 और 3 के बीच की, आप बोलोगे 4Q इंटू Q अपॉन L का स्क्वायर, और K होता है ये, हाँ है ना। शुड बी इक्वल टू, L क्यों लिए, क्योंकि 4Q और Q के बीच का सेपरेशन पूरा L है। शुड बी इक्वल टू इस वाली फोर्स के जो 2 और 3 के बीच में लगी, कितनी लगी, Q अपॉन, हाँ भाई साहब, आप बोलोगे Q और Q के बीच का डिस्टेंस तो L/2 का होल स्क्वायर, हाँ है ना। चलो ठीक है, ये सोल्व करना बताया था ना मैंने। इसमें क्या होगा, आपने बोला इस L स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब 4, और ये 4 जाएगा ऊपर तो कुछ हो जाएगा ऐसे कि 4 आ गया यहाँ, हाँ है ना। आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात, पक्का, एक सेकेंड, पक्का ना कि 4 हो गया यहाँ, ठीक है जी, हो गया। अब आप मुझे ये बताओ, इस Q से Q गया, ठीक है, अब के L स्क्वायर से L स्क्वायर गया, K से K गया, ठीक है, इस 4 से 4 भी गया, तो बचा क्या, आपने बोला लेफ्ट हैंड साइड बचा Q, और ये इक्वल टू इधर क्या बचा, कैपिटल Q, ठीक है ना। तो इट मीन्स कैपिटल Q इक्वल टू कितना होना चाहिए, Q के, लेकिन कैसा होना चाहिए, माइनस। तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। समझ में आ गई आपको मेरी बात, पक्का समझ में आ गई ना। मैंने खींच दिया सवाल ज़्यादा ही, थोड़ा सा इतना होना नहीं चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं, कोशिश करो जल्दी हो जाए काम। आपको समझ में आ गई ना बात, पक्का, चलो ठीक है। नहीं आई भाई एक बार और देख लेना, ओके। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है,
कहता है एन इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रेस्ट फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h, फॉल्स फ्रॉम रेस्ट तो इट मीन्स u बराबर 0, डिस्प्लेसमेंट कवर किया h इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड, ऊपर की तरफ को डायरेक्टेड था इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म था, ठीक है भाई साहब। एन इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h, एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट से गिरा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, h डिस्टेंस ट्रेवल किया, किसमें, इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड फील्ड था, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड ही कह रहा था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ इज रिवर्स्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, ठीक है जी, कर दीजिए, उल्टी कर दी। कह रहा कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम, भाई साहब सिर्फ उल्टा करा और सब कुछ सेम रखा, ठीक है जी। कह रहा अ प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल, लेकिन अब कौन आ रहा है, प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल, पहले क्या था, एन इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स, तो पहले तो इसमें कौन गिर रहा था, इलेक्ट्रॉन, अब कौन गिरेगा इसमें, प्रोटॉन, समझे कि नहीं समझे, एक पेज लूंगा मैं इसे करने के लिए, ठीक है, पहले मैं सवाल समझा दूं आपको। तो पहले तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन गिरता था, इलेक्ट्रॉन, अब कौन गिरने लगा, प्रोटॉन। कह रहा और चलता है सेम डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस चलता है, h, सेम वर्टिकल डिस्टेंस h ट्रेवल करता है। कहता है उसके बाद फिर कहता है द टाइम ऑफ फॉल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, द टाइम ऑफ फॉल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम चाहिए फॉल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का इन कंपैरिजन टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन, टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के टाइम निकालने हैं फॉल के, ठीक है ना। चलो जी, मैं एक अलग पेज चाहिए, मैं आपको सवाल भी समझाता हूँ और करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा अलग पेज, एक ऐसा ही दे दो, मिल गया, बहुत सही। चलो जी, तो भाई देखो मैं इसको थोड़ा ब्लैक कर दूँ यार, ब्लैक ज़्यादा ठीक है, एक सेकेंड, अब ठीक है। देखो आपका पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड था, ये बात तो आपको पता ही है जी, ठीक है, पता है। उसमें ये इलेक्ट्रिकली अपवर्ड था ये, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गिर जाता था, ठीक है जी, गिर जाता था, ये आपका इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट से, और डिस्टेंस ट्रेवल करता था h, पक्की बात। हमने जी जो ये रेड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था ऊपर को था पहले, तो अब हमने इसको उल्टा कर दिया, कर दो जी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टा रिवर्स करने के बाद, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रही, मैग्नीट्यूड उतना ही रहा, घटाया बढ़ाया नहीं है, बस पलट दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करें जी, उसके बाद अब इसमें से ऊपर से प्रोटॉन डाल दो, ठीक है जी, प्रोटॉन ड्रॉप हो गया, फ्री फॉल हो गया, ठीक है। फ्री फॉल है तो u बराबर होगा 0, और मजे की बात डिस्टेंस जो ट्रेवल किया इसने वो भी सेम ही किया, h डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो कह रहा है बताओ इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगा और प्रोटॉन को कितना समय लगा, ठीक है, और कंपैरिजन करो कि किसको टाइम ज़्यादा लगा और किसको टाइम कम लगा। समझ में आया सवाल, नहीं आया? आप बोलोगे देखो जी बात है ऐसी, पहली बात तो आप मुझे ये बताओ नीचे गिरेगा क्यों। भाई साहब एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन है, हाँ जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर को, अगर मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है तो किधर जाता है, आप बोलोगे कि अगेंस्ट द फील्ड जाता है, हाँ या ना, अगेंस्ट द फील्ड, क्योंकि उस पर अगेंस्ट द फील्ड फोर्स लगती है, कोई दिक्कत वाली बात तो ना। चलो जी ठीक है। और प्रोटॉन कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, वो कैसे जाता है, वो जी अलोंग द फील्ड जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर क्या लगाता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है जी इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स कितनी लगाता है, आ जाओ, आप बोलोगे फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड Fe बराबर होगा, या Fe बराबर होगा QE, हाँ जी, और E की जगह क्या आएगा, E, ओके। ये फोर्स किसने लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ने, ये फोर्स लगी, और हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, m में, तो इट मीन्स जो इसका m में है वो कितना है, E इंटू E, हाँ या ना, पक्की बात जी, बिल्कुल पक्की बात। आ जाओ तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, E बाई m, मुझे नहीं पता मैंने क्यों कर दिया, मुझे इस तरीके से करना नहीं था, मुझे कुछ और बताना था पहले, ठीक है, पर चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी बता ही दूंगा तुम्हें। अब इसकी बात करता हूँ, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए, अब बात करता हूँ प्रोटॉन के लिए। आप बोलोगे प्रोटॉन पे भी तो इतनी फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स, अरे भैया प्रोटॉन का चार्ज भी तो कितना है, इस पे माइनस ही, इससे प्लस ही, इससे ज़्यादा थोड़ी अंतर पड़ेगा कोई, आपने बोला ठीक है, तो ये होगा ई, नेगेटिव पॉजिटिव लीनियर वेक्टर की बात मैं करने लगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसका मतलब हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, एम में, तो इट मीन्स एम में बराबर क्या हो गया, ई, ओके। तो आप बोलोगे इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, ई बाई एम। पर एक बात बताओ तुम मुझे, m क्या है, आपने बोला दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये m क्या है, दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन।
तुम बस मुझे ये बता दो भाई, सिर्फ इतनी सी बात, किसका मास ज्यादा? हाँ, आप बोलोगे कोई पूछने वाली बात है, मास ऑफ प्रोटॉन इज मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ है ना, कितने टाइम्स? 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है, इतना ही होता है ना? हाँ जी बिल्कुल, प्रोटॉन का मास तो बहुत ज़्यादा है। अगर प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा है, चार्ज दोनों के सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इट मीन्स यहाँ E एंड कैपिटल E क्या है? आपने बोला कांस्टेंट है। यहाँ E एंड कैपिटल E क्या है? आपने बोला कांस्टेंट है। इसका मतलब दोनों केसेस में एक्सीलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हियर एक्सीलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ प्रोटॉन। आपने कहा बात तो ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ किसका एक्सीलरेशन ज्यादा? आपने बोला सॉरी, किसका मास ज्यादा? आपने बोला इलेक्ट्रॉन का मास तो कम और प्रोटॉन का ज्यादा। अगर प्रोटॉन का मास ज्यादा तो एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो कम होगा एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। समझे कि नहीं समझे? दोबारा सुनो भाई साहब, मास इलेक्ट्रॉन का बहुत कम है, मास कम तो एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा, हाँ है ना? इसका मास ज़्यादा है प्रोटॉन का, तो इसका एक्सीलरेशन कम होगा। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? पक्की बात है ना? अब तुम मुझे इतनी सी बात बता दो, जब इस प्रोटॉन का एक्सीलरेशन ही कम है इलेक्ट्रॉन के एक्सीलरेशन से, तो बताओ कौन टाइम ज़्यादा लेगा, कौन कम लेगा? आप बोलोगे इसका एक्सीलरेशन कम है, जल्दी से बढ़ ही नहीं पा रहा है, तो आप बोलोगे इसका मतलब ये टाइम ज़्यादा लेगा और ये टाइम कम लेगा। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? लेकिन फिर भी थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। आ जाओ, ये बताओ तुम मुझे, इसमें इक्वेशन की कौन सी मोशन की कौन सी इक्वेशन लगेगी? आप बोलोगे इसमें लगेगी इक्वेशन सेकंड, थर्ड या फर्स्ट। जी v बराबर होता है u प्लस ए टी। अब आप मुझे ये बताओ आपको क्या दिया हुआ? जी हमें u बराबर दिया हुआ, s बराबर h दिया हुआ कि h हाइट तक चले हैं, वो h डिस्टेंस चले हैं, और हमसे टाइम पूछा गया। ये तीन आइटम किस में है जी? इसमें तो नहीं है। सेकंड में आपने बोला सेकंड में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s भी है, u भी है, t भी है और a भी है। मज़ा आ गया, सेकंड लगने के चांसेस हैं। थर्ड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, टाइम कहीं नहीं है, तो ना तो लगेगी फर्स्ट ना लगेगी थर्ड, फर्स्ट भी नहीं लगी थर्ड भी नहीं, काम आएगी सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या होती है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना? तो s बराबर कितना h, u बराबर कितना 0 प्लस के हाफ। भाई साहब a कितना? पहले बात किसके लिए अप्लाई कर रहे हो जी? इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन का ए ई कह दो और टी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। ओके भाई साहब, ए ई कितना? ए ई आपने बोला ये रहा ना इलेक्ट्रॉन के लिए, ये इसके लिए प्रोटॉन के लिए, तो ई ई बाई एम ई, तो एच बराबर हो गया हाफ कितना था? ई ई बाई एम, ई बाई एम ही कह दो, चलो ई बाई एम टी स्क्वायर, ठीक है? तो आप बोलोगे तो टी बराबर कितना आ गया जी? सब कुछ इधर ले आओ, 2h m अपॉन ई का अंडर रूट, ठीक है भाई? स्क्वायर भी तो था, तो जी इतना आ गया। भाई ये बताओ h दोनों के केस में क्या है? कांस्टेंट। e भी क्या है? कांस्टेंट। ई कैपिटल ई भी क्या है? कांस्टेंट। तो वेरिएबल कौन है? मास, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो भैया टी का इस हिसाब से क्या रिलेशन बनता है? आप बोलोगे टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम बनता है, हाँ कि नहीं? अरे भैया यहाँ देख लो रे, रूट में ना है क्या? तो जी ठीक है, तो इसका मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा उसके लिए टाइम भी ज़्यादा लगेगा और जिसका मास कम होगा उसके लिए टाइम भी कम लगेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो भाई। देखो मैंने 9 मिनट लगा दिए इस सवाल में, समझ में आ गया नहीं आया? पक्का? हरे राम रे, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो टाइम स्मॉलर होगा, ठीक है ना? किसका टाइम स्मॉलर होगा? आपने बोला जिसका मास ज़्यादा उसके लिए टाइम भी ज़्यादा और जिसका मास कम उसका टाइम भी कम। तो इसने पूछा किसका निकालो, कह रहा द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन। जी ये तो टाइम ज़्यादा लेगा, टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होगा टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा तो इलेक्ट्रॉन का स्मॉलर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? पक्का? 5 टाइम्स बिगर, 5 टाइम्स का कोई मतलब नहीं, इक्वल कोई नहीं, 10 टाइम्स, पक्का ना? चलो ठीक है। 21 बहुत टाइम लग गया भाई, चलो कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? कूलाम। बहुत बढ़िया, पक्का गलती मत करना, सारे ऑप्शन पढ़ो। कूलाम, अरे स्टेट कूलाम भी तो होती है। एब कूलाम, बिल्कुल यार, ऑल ऑफ अबाउ सब। ओके ठीक है, चलो जी। उसके बाद अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, एक बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। इट हैज़
कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होती है, पहले केस में सिखाया था, पॉजिटिवली चार्ज तब होती है जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए गए हो, हाँ या ना, और नेगेटिव चार्ज कब होती है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए गए हो। तो इसका मतलब डेफिशिएंसी एक्सिस ऑफ पॉजिट्रॉन, अरे क्या बात कर दी, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती तो नेगेटिव हो जाएगी बॉडी, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन का भी एक्सचेंज नहीं हो सकता, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात। ओके, आइए, अ प्रोटॉन एट रेस्ट हैज अ चार्ज ई, एक प्रोटॉन जो है उसका चार्ज है कितना, ई, एट रेस्ट, एक प्रोटॉन ठहरा हुआ है, तो थोड़ी देर और ठहर जा, प्रोटॉन है रेस्ट पे, रेस्ट का मतलब यू बराबर कितना, 0, ठीक है ना, तो उस पर चार्ज कितना इस वक्त, चार्ज है उसके पास ई। ओके, कह रहा व्हेन इट इज मूव विद अ हाई स्पीड इट्स चार्ज, पहली बात प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में एक बात है कि चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता लेकिन मास करता है, स्पीड बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, आइंस्टीन के रिलेशन से m बराबर m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के v स्क्वायर बाई c स्क्वायर से एक रिलेशन होता है, छोड़ो इस बात को तुम, सीधी सी बात यह है कि स्पीड के बढ़ने से मास तो चेंज हो सकता है, बहुत बढ़ने से, बहुत इस कंपेरेबल टू लाइट की स्पीड से, लेकिन चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे कि नहीं समझे। तो रेस्ट में भी चार्ज उतना ही रहता है और मोशन में भी, तो आप बोलोगे Q एट रेस्ट इज इक्वल टू Q एट मोशन, तो इसका मतलब पहले चार्ज कितना था, उसने बोला E था, तो हाई स्पीड भी कितना होगा, ग्रेटर E लेस देन E कितना, हम बोलोगे इक्वल टू E, समझे कि नहीं समझे। चलो जी आइए, टू चार्जेस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5 कूलम, 5 इंटू 10 की पावर 4 कूलम आर प्लेस अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। भाई Q दिया, Q1 दिया, Q2 दिया, R दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे, देखो मैं 1 मिनट देता हूँ तुमको, मैं 3 5, ठीक है, मैं 1 सेकंड देखता हूँ यार, चलो यहाँ देखते हैं, देखें, वैसे तो मुझे उम्मीद है कर लोगे यार। Q1 इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 कूलम, और Q2 कितना था, Q2 आजा जरा, Q2 5 इंटू 10 की पावर 4, 5 इंटू 10 की पावर 4, 5 इंटू 10 की पावर 4, R बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर। यार अब कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, तो F इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, हाँ भाई, Q1 कितना 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ओके, और Q2 कितना भाई, इंटू Q2 है आपका 5 इंटू 10 की पावर 4, और अपॉन में R स्क्वायर, R किस में 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करो, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, कोई दिक्कत तो ना, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर का स्क्वायर। ओके, चलो जी ठीक है, अब इसे सोल्व कर लोगे ना आप आराम से, पक्का, तो सोल्व कर लेना भाई इसको, और जो भी आंसर आए लगा देना। ओके, ये काम आपका है, क्वेश्चन नंबर 24 ये आप करोगे। ओके, चलो जी, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस अपार्ट 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। देखो इसने क्या बोला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स क्या होगी एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में लगी मिनिमम फोर्स क्या होगी जब वो 1 मीटर पर हो। पहली बात तो ये बताओ, उसने बोला कि चार्ज कितने हैं, नहीं जी 2 चार्जेस बोला, वो तो डिफाइन ही नहीं कर रहा चार्ज कितने हैं, तो आपने बोला एक्टिंग फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, तो इसका मतलब मिनिमम फोर्स पूछ रहा, तो चार्ज भी कैसे चाहिए, मिनिमम चार्ज चाहिए, और मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना होता है, आपने बोला चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना, समझे कि नहीं समझे। तो इसका मतलब आप एक इलेक्ट्रॉन लो, दूसरा इलेक्ट्रॉन लो, कितने मीटर पे, 1 मीटर पे रख दो, तो बताओ कितनी फोर्स लगी। आपने बोला F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, हाँ या ना, तो के ई का स्क्वायर, तो के ई का स्क्वायर। आप सारे ऑप्शन पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो जी अगली बात करते हैं। अ ग्लास रोड एक्वायर्स चार्जिंग बाय रबिंग, चार्ज बाय रबिंग इट, अ ग्लास रोड एक्वायर चार्ज बाय रबिंग इट विद सिल्क, द चार्ज ऑन ग्लास रोड। पहली बात, ग्लास को धरती पे किसी के साथ भी रब कर दो पॉजिटिव आएगा। टर्बो इलेक्ट्रिक सीरीज होती है, ट्राई इलेक्ट्रिक होती है, दिमाग से निकल गई, ट्राई इलेक्ट्रिक होती है आई थिंक, टर्बो इलेक्ट्रिक, देख लेना जो भी होती है, आप कमेंट करके बताना भी क्या होती है, ठीक है ना। उसमें ग्लास सबसे पहले नंबर पे होता है, एक सीरीज होती है, 12-13 आइटम होते हैं, प्लास्टिक सबसे बाद में, ग्लास सबसे ऊपर, ग्लास ही देते हैं ज़्यादातर। बताऊं क्यों, क्योंकि ग्लास जो है वो नंबर 1 पे है, और जो सीरीज में सबसे ऊपर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा। तो ग्लास किसके साथ रब हुआ, सिल्क के साथ, तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे रिमूव, और इलेक्ट्रॉन सिल्क में ऐड होंगे, हाँ है ना। तो कह रहा अ ग्लास रोड एक्वायर चार्ज बाय रबिंग इट विद सिल्क,
ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया गया। द चार्ज ऑन द ग्लास रोड इज ड्यू टू, ग्लास रोड पे चार्ज किसकी वजह से होगा? पहली बात तो मैं तुमको बता चुका, पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ड्यू टू, अरे रब किए हैं। अब रब का मतलब होता है फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, रेडिएशन। आप बोलोगे कैसी बात कर दी, फ्रिक्शन, पक्की बात है ना। चलो जी अगली बात, फाइंड द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रही है मेरी। फाइंड द थिकनेस, थिकनेस फाइंड करनी है, ठीक है जी, टी को फाइंड करना, टी ही थिकनेस होती है। देखो, फाइंड द थिकनेस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विच हैव रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही होता है, अगर सीधी सी बात देखी जाए तो, ठीक है ना। रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही बात है। When two charge experience the same force as in the air by a distance r, as in by a distance r। दोबारा सवाल पढ़ता हूँ। Find the thickness of dielectric material। ठीक है जी, सुनो, दो चार्ज रहे होंगे, ठीक है, पहले एयर में थे, ओके, अब आपने इसके बीच में कोई मीडियम भर दिया, पूरे में भर दिया, तो आपको इसकी थिकनेस फाइंड करनी है। आपको इसकी थिकनेस फाइंड करनी है। यार तुम मुझे एक बात बताओ, पहले एयर थी, अब आपने कुछ मीडियम भर दिया, पूरे में तो भरा, तो यार उस मीडियम की थिकनेस, थिकनेस यही तो थिकनेस है उसकी, ये उस मीडियम की थिकनेस क्या होगी? आप बोलोगे जी थिकनेस जो होगी वो यही तो होगी। अरे जो बीच का सेपरेशन है चार्ज का, वही तो थिकनेस होगी। तो अब कहते हैं जी ठीक है, देखते हैं। फाइंड द थिकनेस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विच हैव रिलेटिव परमिटिविटी आर व्हेन टू चार्जेस एक्सपीरियंस सेम फोर्स एज इन एयर बाय अ डिस्टेंस आर। एक्सपीरियंस सेम फोर्स, देखो क्या हुआ ये मैं थोड़ा सा यहाँ करना चाहूँगा। देखो दो चार्जेस अच्छे देखना, ये दो चार्जेस अच्छे से एयर में रहते थे, मौज उड़ाते थे, कोई टेंशन थी नहीं। देखो मैं साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ इसका थोड़ा सा, हाँ ठीक है। दोनों चार्जेस एयर में रहते थे, ओके। इसका नाम था हमारे का Q1, इसका नाम था हमारे का Q2। आर डिस्टेंस या कोई भी डिस्टेंस था उनके बीच में, कोई इशू था नहीं उस चीज़ से, ठीक है। अब हाँ, आर डिस्टेंस पे रहते थे। अब इसके बीच में उन्होंने भर दिया मीडियम, ओहो, अब भर दिया मीडियम। जैसे ही मीडियम आया, मजे की बात देखो क्या, मीडियम की थिकनेस जो थी वो थी टी थिकनेस, लेकिन मजे की बात ये फोर्स अब भी सेम रही। जितनी फोर्स पहले एयर में लगती थी उतनी अब मीडियम में लग रही है। समझ में आ गई ना बात तुमको? तो क्या कह रहा फाइंड द थिकनेस ऑफ द मीडियम। कहां कह रहा? फाइंड द थिकनेस ऑफ द मीडियम विच हैज द रिलेटिव परमिटिविटी ER व्हेन टू चार्जेस एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एज इन एयर। एयर में भी उतनी फोर्स लगती है, मीडियम में भी उतनी लगती है। तो कह रहा व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द मीडियम। चलो देखते हैं। आप बोलोगे देखो भाई साहब फोर्स सेम लगती है ना, हाँ हाँ बिल्कुल। तो पहले कितनी फोर्स थी? आपने बोला K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, हाँ है ना। K की जगह आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर में। मीडियम में भी उतनी फोर्स लगी, कितनी लगी? आपने बोला जी मीडियम में लगी फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए, और ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आ गई ना बात तुमको? ये आई है ना, इनटू Q1 Q2 अपॉन R की जगह क्या आएगा? थिकनेस का स्क्वायर। समझ में आ गया ना? बीच में कौन आ गया? थिकनेस आ गई उसकी। तो आप बोलोगे देखो जी इससे तो ये गया, ठीक है, Q1 Q2 से Q1 Q2 गया। तो अगर देखा जाए तो इसे ले आया मैं इधर ER को। अरे भैया ये ER इधर ना आएगा क्या? तो ER अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू 1/T का स्क्वायर। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो कह दूं कि T का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन ER, हाँ है ना। अरे उल्टा कर दिया तो T बराबर आ गया R अपॉन √ER, हाँ या नहीं? आपको मेरी बात समझ में आएगी नहीं? जल्दी बोलो। तो T बराबर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर D। पक्का समझ में आ गया भाई? चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, देखो ठीक है, ये यहाँ है। चलो जी ठीक है, रफ कर रहा हूँ मैं इसको। अगला सवाल क्या कहता है? 28 कह रहा है कि वोट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। वोट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ डाइपोल। पहले तो बनाओ डाइपोल, -Q + Q। सेंटर पूछ रहा वैल्यू, सेंटर इसका O। इस सेंटर वैल्यू क्या होगी? कह रहा 0, कतई भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? सोचो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है? आपने बोला सेंटर पे बात कर रही है ना, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं टेस्ट चार्ज है तो टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाले का फील्ड कैसे होगा?
आपने बोला इधर को होगा, जिधर को फोर्स लगाएगा उधर को तो फील्ड होगा। पॉजिटिव वाले का कैसे होगा, आप बोलोगे पॉजिटिव वाले का भी तो इधर को ही होगा रिपल्शन, हाँ या ना। तो ये जो फील्ड है ये एक होगा E1, दूसरा होगा E2, ऐसे दोनों फील्ड बराबर होंगे, तो कितना हो जाएगा 2E, हाँ या ना। दोनों फील्ड बराबर क्यों हुए, आपने बोला सेंटर की बात है, और E का फॉर्मूला होता है KQ/R²। दोनों चार्ज भी सेम, ये भी Q है और ये भी Q है, दोनों के लिए डिस्टेंस भी सेम, हाँ या ना। समझ में आई बात नहीं है, दोनों के लिए डिस्टेंस भी सेम है, तो इससे दोनों के फील्ड भी क्या होंगे, सेम होंगे। और दोनों के दोनों फील्ड सेम भी है, एक डायरेक्शन में तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, मतलब कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो कह रहा इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज एट द सेंटर, नहीं, एक चार्ज की वजह से नहीं होगा बराबर, ये होगा दोनों चार्ज की वजह से। देखो सुनो क्या कहा, वोट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। कह रहा इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज का कितना फील्ड है E, लेकिन नेट यहाँ हमारा कितना रहा 2E, तो ये तो ऑप्शन गलत। कह रहा ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज, हाँ ये सही है, ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज 2E। कह रहा हाफ द, अरे छोड़ना, समझ में आ गया ना, आ जाओ 29। विच फिजिकल क्वांटिटी हैव न्यूटन यूनिट न्यूटन पर कूलम, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर F/Q, तो न्यूटन पर कूलम। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द मास ऑफ नेगेटिव चार्ज बॉडी, सुनो नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी, एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हुई तो पक्का उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, आपने बोला इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। जब किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो तभी तो नेगेटिव होती है। तो कह रहा नेगेटिवली चार्ज बॉडी के दौरान बॉडी के मास पे क्या फर्क पड़ेगा, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, इलेक्ट्रॉन में होता है मास, इट मींस उसका मास हो जाएगा इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, नन ऑफ, आप बोलोगे इंक्रीज। समझे कि नहीं समझे, पॉजिटिव बॉडी का मास क्या हो जाता है, डिक्रीज, मास क्या हो जाता है, डिक्रीज, लेकिन नेगेटिव वाली का मास क्या होता है, इंक्रीज, क्योंकि नेगेटिव बॉडी तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, और जब किसी में कोई चीज ऐड होती है तो उसका मास बढ़ता है। और पॉजिटिव वाली बॉडी कब बनती है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जब किसी में से कुछ निकलता है तो उसका मास घटता है। समझे कि नहीं समझे वाओ भैया, ठीक है जी। 31, चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस E। दोबारा सुनो मेरी बात को, इसने कहा चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस E। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होता है क्या, इंटीग्रल होता है अपने आप में कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 8 n, तो प्लस माइनस E का मतलब कि ये कह रहा प्लस माइनस तो ठीक है NE, ठीक है ना, ये तो कहना चाह रहा है ये। इट इज गिवन द लॉ ऑफ, अरे यार तुम्हें पता ना क्या, Q बराबर प्लस माइनस NE क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ, वो सॉरी यार, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यही तो होता है कि अगर एक बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E के मल्टीपल ही होगा। या कुछ ऐसे सुनो कि जब एक बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होता है, एक बॉडी है दूसरी बॉडी है, दो बॉडी हो गई, यहाँ नहीं, मैं कुछ यहाँ बताता हूँ। अगर इस बॉडी से इस बॉडी पर चार्ज गया, इससे नंबर 1 से नंबर 2 पे, या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, डैश 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 NE इलेक्ट्रॉन जाएंगे, हाँ या ना। तो अगर इस वाली 1 से 2 पर NE इलेक्ट्रॉन गए तो पहले वाली बॉडी हो गई प्लस के NE, हाँ या ना, गए तो ये होगी पॉजिटिव, इस पर आए तो ये हो गई माइनस NE। तो चार्ज कितना आ सकता है, आप बोलोगे तो प्लस NE या माइनस NE, और इसे ही को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हाँ या नहीं, समझ में आई बात नहीं आई, पक्का ना। चलो जी 31 सवाल हो गए हमारे। अब बात करते हैं हम आगे 32 पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल रिमेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। पहली बात देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जिक्र हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल का जिक्र किया तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, पहली बात तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप बोल दिया, पोटेंशियल तो बोला नहीं है, चैप्टर ही फर्स्ट चल रहा है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल पता होना चाहिए। आपने बोला E बराबर होता है 1/4πε0 2p/r³ तो होता है कहाँ, एक्सियल पे, और इक्वेटोरियल पे होता है, ये तो होता है एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे होता है 1/4πε0 p/r³। वहाँ 2p होता है, यहाँ तो होता है 2, यहाँ 2 नहीं होता, ठीक है जी। कह रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू अ शॉर्ट डाइपोल रिमेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, R इज द डिस्टेंस। तो बताओ R स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप बोलोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो P के है बस, और तो सबके इन्वर्सली है। इन्वर्सली को डायरेक्टली बना सकते हो, आपने बोला कैसी बात कर दी, देखो ये नीचे r³ था, मैंने इसे यहाँ लिख दिया, ऊपर r³ हो गया, यहाँ लिख दिया r³ हो गया। लो समझ में आई बात। तो r³ आपने बोला नहीं, r⁻² आपने बोला नहीं, ये सही है, हाँ या ना, समझे कि ना ही, जल्दी बोलो, पक्का ना। चलो मैं रफ करता हूँ इसको।
या जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। देखो जी 33, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, हाँ बिल्कुल होती हैं, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, और लिटरली रिपेल होती हैं। देखो कैसे, आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, आपको समझ में आएगी बात। आप यार यहाँ रुकना, हाँ आप मुझे एक बात बताना छोटी सी, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इससे फील्ड निकला ऐसा, इससे फील्ड निकला ऐसा, क्या ये आगे जाए काट पाएंगे? आप बोलो कैसी बात कर दी, अगर काटना होता सीधे ना चले जाते, सीधे नहीं जाते, तो आप बोलोगे ये तो ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, निकला तो था लेकिन रिपेल करते हुए, तो इसे बोलते हैं लेटरली, कहते बोलते हैं लेटरली रिपेल करना, ठीक है ना। तो ये कभी भी आपस में अट्रैक्ट नहीं हो सकते, हमेशा एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, है ना। अच्छा ठीक है, ऐसे इधर होगा, तो आप बोलोगे ये पहले वाली लाइन दूसरे वाली को, तीसरे वाली लाइन चौथे वाली को, पहले और दूसरे के बीच में रिपल्शन, लेटरल, समझ में आया ना, ऐसे रिपल्शन करते हैं एक दूसरे को। तो दो लाइंस के बीच में लिटरली रिपल्शन होता है, समझ में आ गया ना। लेकिन इसने बोला कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, लेंथ वाइज मतलब देखो, अब दूसरा डायग्राम देखो, मैं इसे रफ कर दूं, अब आप दूसरा डायग्राम देखना, इसमें से कमी है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये चार्जेस। अब ये लेंथ वाइज, लेंथ वाइज कैसे, मैं जहाँ लेंथ बनाऊंगा ना उसी के अंदर देखना बस तुम, ये लेंथ है, ये लेंथ वाइज, लेंथ वाइज, लेंथ वाइज, समझ में आ गया ना, ये लेंथ वाइज है। ये लेंथ अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, छोटा करने की कोशिश करती है, तभी तो अट्रैक्शन होगा। सोच के देखो, जब रिपेल करेंगी लाइन, समझ में रहो ना, दूर दूर करना चाहेंगे अपने आप को, तो हो जाएगा रिपल्शन। एक लाइन दूसरे को देखना ही नहीं चाह रही, समझ रहे हो ना, तो होगा रिपल्शन। लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन मतलब लेंथ अपने आप को छोटा करना चाहती है, तो चार्ज को पास लाना चाहती है, समझ में आई ना। जब होता है कॉन्ट्रैक्शन तो उसे बोलते हैं अट्रैक्शन, जब होता है एक्सपेंशन तो आप बोलते हो, उसे बोलते हो रिपल्शन। एक तरह से समझे कि नहीं समझे, पक्का ना। तो कह रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, अपनी लेंथ को छोटा, एक सेकेंड, अपनी लेंथ को छोटा करने की कोशिश करती है, तो उसे बोलते हैं अट्रैक्शन, और लेटरली क्या है, रिपल्शन। तो कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज एंड रिपल्शन होता है लेटरली, ठीक है ना, लेटरली रिपल्शन, ठीक है। चलो जी, तो रिपल्शन बिटवीन सेम चार्ज नहीं, अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्ज बिल्कुल यस, नो रिलेशन बिटवीन, पागल हो गए, रिलेशन क्यों नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट मूव इन स्ट्रेट लाइन, कैसी बात कर दी, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म फील्ड, ये भी गलत। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही है, ओके। 34, फोर्स बिटवीन Q1 Q2 सेपरेटेड बाई R इज 25 न्यूटन। क्या सीन है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर है 25, हाँ है ना भाई, यही तो लिखा मैंने भाई। दो फोर्सेज हैं, दो चार्ज हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्ज Q1 Q2 सेपरेटेड बाय 25 न्यूटन, ठीक है। इट कैन बी रिड्यूस्ड टू 5, इसको 5 तक रिड्यूस कर दिया गया। अब कितनी हो गई, 5 हो गई। इफ सेपरेशन बिटवीन देम इज मेड, ये 5 कब होएगी, सेपरेशन में क्या करना पड़ेगा। फिलहाल कितनी लग रही है, 25, दो चार्ज के बीच में फिलहाल फोर्स कितनी लग रही है, 25। बताओ 5 कब होगी, आप बोलोगे पास ले आओ, ना 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 ना, पास लाने से तो फोर्स बढ़ जाएगी, दूर ले जाओ। तो आप मुझे ये बताओ, डिस्टेंस पहले R था, तो अब 2R हो सकता है, आपने बोला कभी नहीं हो सकता, हाँ है ना, सॉरी गलत बोल गया मैं। आप बोल सुनो मेरी बात, हाँ ये R डिस्टेंस पे कितनी लग रही, 25। अगर मैं पास ले आऊंगा तो फोर्स बढ़ेगी घटेगी, आप बोलोगे पास लाने से तो फोर्स बढ़ेगी। और 25 से फोर्स कितनी हुई है, आपने बोला पहले थी 25, अब हो गई है 5। 25 से 5 के सफर में इसका मतलब चार्ज का सेपरेशन बढ़ा, तो बढ़ा तो मतलब अब दूरी R से ज्यादा आएगी, R से कम आएगी, आपने बोला R से ज्यादा आएगी, तो इसका मतलब R बाई ये तो होने का नहीं ना, R/2 होने का। ऑप्शन C हो सकता है और ऑप्शन D हो सकता है, पक्की बात है ना। इन दो ऑप्शन के साथ अब हम खेलेंगे, ओके। तो करूं, चलो मैं ऊपर वाले पेज पे जाता हूं, आ जाओ जरा तुम यहाँ पे, मैं इसको रफ करूंगा, पहले कर दो रफ, ये तो तुमने कर ही रखा होगा ना। लो जी, ऐसे कैसे रफ नहीं हुआ। चलो देखो, पहले कितनी फोर्स लगती थी, आपने बोला जी देखो बात है ऐसी, पहले जो फोर्स थी वो थी आपकी 25 और इक्वल टू था क्या, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब फोर्स हो गई है 5, डिस्टेंस मुझे पता नहीं पर चार्ज रहे सेम, तो R डैश का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो ना, हाँ जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप दोनों को कर दीजिए डिवाइड, ठीक है भाई साहब कर दिया, तो आप बोलोगे का जी 5 पंजे, अच्छा अरे 5 पंजे 25, 5 5 25, ठीक है। K से गयो K, Q1 से गयो Q1 Q2, ठीक है, ये यहाँ मैं यहाँ,
तो 5/1 इक्वल टू, अच्छा सा लगता है 5/1। भाई साहब इसकी तो मल्टीप्लाई हुई है यहाँ पे, ठीक है ना, और उसकी मल्टीप्लाई हुई है यहाँ पे, तो इसकी यहाँ तो आर स्क्वायर तो रहेगा नीचे और ये आर डैश स्क्वायर जाएगा ऊपर, हाँ है ना, ठीक है। तो भाई इसे ले जाओ ऊपर, ठीक है जी। तो 5r² बराबर आर डैश का स्क्वायर, तो आर डैश का स्क्वायर कितना आ गया, अरे रूट कर दो ना भाई दोनों तरफ, ठीक है ना। तो आपने कहा इसका मतलब √5r बराबर आया आर डैश, तो नया डिस्टेंस कितना आ गया, √5r, हाँ है ना। चलो जी, तो समझ में आ गई आपको बात। तो डिस्टेंस कितना आया आपका, √5r, ओके। ये भी गलत, पांचवा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही है, ओके पक्का। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सुनो एक बात सुनो। अगर मैं डिस्टेंस पहले r थी दो चार्जेस के बीच में, फोर्स लगा करती थी F, मैंने डिस्टेंस कर दी डबल, तो बताओ फोर्स घटेगी बढ़ेगी। आपने कहा डिस्टेंस बढ़ गई, पहले इतनी डिस्टेंस थी फोर्स थी, अब आपने डिस्टेंस बढ़ाई तो फोर्स तो कम होगी। कितनी करी डिस्टेंस, मैंने बोला डिस्टेंस मैंने कर दी डबल, डिस्टेंस डबल करी है ना। और F जो है बराबर होता है KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। तो F के अपोन में क्या आता है, F के इनवर्स में आर स्क्वायर, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जितना डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर टाइम्स फर्क पड़ता है उल्टा। दोबारा सुनो, जब कोई तुम्हारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो अगर वो डबल हो गए तुम भी डबल हो गए, समझे कि नहीं समझे। जैसे क्या, तुम्हारे पापा तुम्हारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, जितनी तरक्की तुम्हारी उतनी उनकी, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे इनवर्सली हैं, समझे कि नहीं समझे। अगर तुम डबल हो गए ना, मान लो जीवन में तुम डबल हो गए, तो अब बेवजह आधे हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो जब डायरेक्ट का रिलेशन होता है तुम बढ़े तो हम बढ़े, और जब रिलेशन इनवर्स का होता है तो तुम बढ़े तो हम घटे, पक्की बात है ना। तो ये इनवर्स का ही है, डिस्टेंस हो गया डबल लेकिन स्क्वायर में, तो फोर्स डबल नहीं डबल के स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगी, तो 4 टाइम्स कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो भाई साहब अगर R हो जाएगी डबल तो फोर्स हो जाएगी स्क्वायर टाइम्स, मतलब 2 स्क्वायर टाइम्स कम, तो F विल बी इक्वल टू F/4। समझ में आया ना। अगर मैं R कर दूं थ्राइस, 3 गुना R कर दूं, तो आप बोलोगे स्क्वायर टाइम्स कम, तो F/9। मैंने कहा डिस्टेंस कर दिया मैंने 4R, 4 गुना डिस्टेंस, तो आप बोलोगे 16 टाइम्स फोर्स कम। पक्का समझ में आया नहीं आया, पक्का। चलो जी ठीक है, यही था इसमें बताने लायक। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट क्या है, जब भी किसी की यूनिट पूछे पहली बार उसको जहां देखा आप वहां जाइए, तो E बराबर होता है F/Q, तो इट मीन्स न्यूटन पर कूलाम। तो न्यूटन, ये भी गलत ये भी गलत ये भी गलत, और न्यूटन पर कूलाम, ओके, क्योंकि न्यूटन पर कूलाम का मतलब ये भी होता है, ओके। 36 द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर होता है क्या, Q इंटू 12। 12 क्या होता है डिस्टेंस, तो कूलाम मीटर होनी चाहिए, तो ये गलत, कूलाम पर मीटर, ये भी गलत ये भी गलत, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है ना। अ स्लैब इज इन, सही से मिटाऊं मैं आपको 37। देखो, अ स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज। भाई साहब देखो, 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, एक प्लस Q1 एक प्लस Q2, 2 इक्वल भी हैं, ओके, तो ये Q है प्लस का, ये भी Q है। कह रहा स्लैब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस विद फिक्स सेपरेशन, ठीक है, स्लैब इंसर्ट कर दी। फोर्स क्या होगा, मेरी बात सुनो भाई, स्लैब को तुम देखो मीडियम की निगाह से, किसकी निगाह से देखो, मीडियम की। आप मुझे एक बात बताओ, जब जब चार्जेस के बीच में मीडियम नहीं रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने खुल के राज किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहा। लेकिन जैसे ही चार्जेस के बीच में मीडियम आया तो मीडियम ने इलेक्ट्रिक फील्ड को कर लिया एब्जॉर्ब। 100 इधर से चलता था 100 इधर से चलता था, पहुंचता 20 30 फील्ड था। तो मीडियम का काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब करना। अगर मीडियम ने इलेक्ट्रिक फील्ड एब्जॉर्ब कर लिया तो फोर्स कौन लगाता है, चार्ज या चार्ज का फील्ड। आप बोलोगे चार्ज फोर्स नहीं लगाता, चार्ज का फील्ड लगाता है। एग्जांपल, मैग्नेट फोर्स नहीं लगाती, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है, क्योंकि वहां तक फील्ड पहुंच पाया तो ही फोर्स लगती है, वरना फोर्स नहीं लगती। तो इसका मतलब आप बोलोगे चार्जेस तो सेम रहे पर फोर्स घट गई। क्यों, क्योंकि बीच में कौन आ गया, मीडियम आ गया। और जब बीच में मीडियम आया तो मीडियम ने क्या किया, फील्ड को एब्जॉर्ब किया, वहां तक उतना फील्ड पहुंच ही नहीं पाया,
तो इसका मतलब फील्ड क्या हुआ, रिड्यूस। अगर फील्ड हुआ रिड्यूस तो F बराबर क्या होता है, QE। चार्ज रहे सेम, फील्ड हुआ रिड्यूस तो फोर्स भी हुई रिड्यूस। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिक्रीज। पहला ही ऑप्शन ठीक अब तक तो। कह रहा था टू चार्जेस स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, पॉजिटिव चार्ज है नेवर। द स्लैब स्टार्ट मूविंग, अजी क्या, इलेक्ट्रिक करंट पास, कोई चक्कर नहीं, ठीक है ना, पक्का। चलो जी 38, टू लाइक पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। देखो जी, टू लाइक पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एंड एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 0.4 न्यूटन। भाई साहब दो लाइक चार्ज हैं, एक प्लस क्यू दूसरा भी प्लस क्यू, और थोड़े से डिस्टेंस पर है, कितनी फोर्स लगती है उनके बीच में, 0.04 ऑन ईच अदर। व्हेन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम हाफ। अब सुनो भाई साहब, आ गया सवाल, डिस्टेंस को आधा कर दिया, डिस्टेंस को कर दिया आधा। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच ऑन विल बी, डिस्टेंस आधी हो गई, ये बताओ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। आपने बोला डायरेक्टली तो हो ही नहीं सकता, इनवर्सली होता है। अगर इनवर्स में है, डिस्टेंस घटा तो फोर्स स्क्वायर टाइम्स बढ़ी, हाँ या नहीं, जल्दी बोलो आप मेरी बात। हाँ जी, बात तो आपकी सही है। डिस्टेंस हुआ आधा तो फोर्स स्क्वायर टाइम्स बढ़ी, डिस्टेंस हुआ डबल तो फोर्स स्क्वायर टाइम्स घटी, बताया था ना। यहां डिस्टेंस क्या हुआ है, द सेपरेशन ऑफ द बिटवीन देम इज हाफ, आधा हो गया, आधा हुआ तो फोर्स स्क्वायर टाइम्स मतलब 4 टाइम्स बढ़ गई, तो 4 टाइम्स बढ़ेगी। पहले फोर्स कितनी थी, आपने बोला इतनी, तो 0.04 का 4 कितना होता है, आपने बोला 0.16 न्यूटन हो गई। बोलो समझ में आया, नहीं आया, जल्दी बोलो रे फटाफट। ओके चलो जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड, एक ग्लास रोड को कर दिया रब, ग्लास रोड ऑलवेज पॉजिटिव, ये बात ध्यान रखना। ड्राई क्लॉथ से कर दिया सिल्क के, द ग्लास रोड इज पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द ट्रांसफर, ध्यान रखना, कॉज ऑफ चार्जिंग इज ऑलवेज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट ऑफ प्रोटॉन। जब जब कोई भी बॉडी चार्ज होएगी ना, तो आप बोलोगे एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी में चला गया। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन हुआ रिमूव किसी से, तो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, तो वो खोड़ी बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। और जिसमें इलेक्ट्रॉन हुआ ऐड, वो हो जाएगी नेगेटिव चार्ज। समझे कि नहीं समझे? तो बताओ, अगर ग्लास रोड पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ जो है वो नेगेटिव हुआ, तो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहला ऑप्शन क्या, प्रोटॉन फ्रॉम सिल्क। जी क्या मतलब, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन कैसे हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, सी भी गलत। बी पे देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्क टू ग्लास, ग्लास से सिल्क में गए इलेक्ट्रॉन या सिल्क से ग्लास में गए। आप बोलोगे जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है ग्लास, तो इट मींस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्लास रोड टू सिल्क, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई? चलो जी 40, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन ऑफ मीडियम इज, यूनिट ऑफ परमिटिविटी, पहली बात जहां परमिटिविटी को आपने पहली बार देखा हो वहां जाइए, मैं ऐसा सवाल पहले करा चुका पार्ट 1 में, आप वहां से करिएगा, ठीक है ना। द डायमेंशन, डायमेंशन भी आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देता हूं निकालने का, आप डायमेंशन निकालिए, जिसको यूनिट निकालनी आती है डायमेंशन भी आ जाएगी। मैं कूलाम की डायमेंशन बता दूं कैसे निकालोगे, क्यू बराबर होता है IT, क्यों ही तो कूलाम होता है, आई का मतलब होता है एम्पेयर और टी का मतलब होता है टाइम, ठीक है ना। उसके बाद ये काम मैं आपको देता हूं, अगर आपसे होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो अब ये पार्ट 2 में यहीं छोड़ देता हूं, यहीं तक कंप्लीट करता हूं, उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 3 में आगे, ठीक है ना। 4 या 5 पार्ट बनाऊंगा इसके मैं पूरे, ओके। इन 5 पार्ट में हम पूरा कर लेंगे। 30, 35, 40 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ कि 2-2 घंटे की बनाए, कोई फायदा मुझे लग नहीं रहा वैसे, ठीक है ना। 30, 35 मिनट के सेट मार लेना आप फटाफट से, आपका काम 4-5 बार के में हो जाएगा, ओके। तो पार्ट 2 को यहीं खत्म करता हूँ, अब आएगा पार्ट 3। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है भाई, पार्ट 1 देख लो, तभी चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि जो पार्ट 1 में मैं अच्छे से जिक्र कर चुका हूँ, शायद सेकंड वाले में इतना ना करूँ, ठीक है ना। तो पार्ट 1 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन आपको दिख जाएगा, कुल मिला के आप देख लेना, आप समझदार हो, ढूंढनी आपको चीज़ें आती हैं, ओके। ठीक है बेटा, बाय एंड थैंक यू, ओके।